साल 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले एक दशक में इस सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और अगर बात करें स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए इस सरकार को याद किया जाएगा। साल 2024 कई ऐसी विशेष उपलब्धियों से भरा रहा। इस खास मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर, डीडी न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमरेंद्र जी, धन्यवाद। सर, जिस तरह से अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की, तो विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और 2024 आपके विभाग यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कई अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। सर, सबसे पहले अगर ओवरऑल मैं उपलब्धियों की बात करूं तो इस पूरे साल को आप कैसे देख रहे हैं? जैसा कि आपने स्वयं कहा अपने आरंभिक वाक्यों में, गत 10 वर्षों में जिस प्रकार की प्राथमिकता विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स को हासिल हुई है, शायद ऐसे पहले कभी ना थी। और उसका शायद ये भी कारण हो सकता है कि पिछली सरकारों की ये प्राथमिकता में था भी नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक विजन है, दूरअंदेशी है, और वो स्वयं भी समझते हैं और अपने देशवासियों को सदा जागरूक भी करवाते रहते हैं कि आने वाले समय में जितनी भी प्रगति, जितनी भी ग्रोथ, जितना भी विकास होगा दुनिया भर में, वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आधारित होगा। और चूंकि अब भारत लगभग प्रथम श्रेणी के देशों में आन करके खड़ा हो गया है और जैसे लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत 2047 का, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए, उस शिखर पटल पर पहुंचने के लिए अनिवार्य है कि हम भी उन्हीं मान्यताओं का, मापदंडों का और चुनौतियों को उन पर पूरा उतरने का उसी तरह की अपनी रणनीति बनाए जैसे कि अन्य देशों ने। यानी अगर हमारा कंपटीशन ग्लोबल है तो हमारे बेंचमार्क्स भी ग्लोबल होंगे, बेंचमार्क्स ग्लोबल है तो हमारी स्ट्रेटजी भी ग्लोबल होगी, और स्ट्रेटजी ग्लोबल है तो हमारे पैरामीटर्स भी ग्लोबल होंगे। और उसी सोच को लेकर के अगर आप विशेषकर सन 2024 की बात करें, जो अभी हाल ही में कल ही समाप्त हुआ है, एक तो बड़ा सुखद संयोग था कि 2024 का आगाज़ जब हुआ तो खबरों में जो सबसे नुमाया, सबसे प्रमुखता से जो खबरें छपी वो विज्ञान को लेकर के थी। उस समय वो अंतरिक्ष का आदित्य हुआ था, जो पहला ऐसा मिशन था जो सूरज की खोज को निकला था, सूरज के रहस्यों की खोज को, और भारत चंद एक उन देशों में था जिन्होंने ये प्रयास किया था। और जब वो ये साल समाप्त होने को आया तो 30 तारीख को भी स्पेडएक्स, जो डॉकिंग अनडॉकिंग का मिशन था, वो रहा। लेकिन उससे हट करके, क्योंकि उसकी चर्चा तो पिछले गत 3-4 दिनों में होती रही, हम ये ना भूलें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारी पुरानी बंदिशों को तोड़ करके विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण के क्षेत्र को उन पिछले बंधनों से मुक्त करके एक खुली फिजा में विकसित होने का अवसर दिया है। और आज चूंकि तर्क आधारित युग है तो मैं आपको तर्क के साथ बताता हूँ। जहाँ अंतरिक्ष को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया, वहाँ बायोटेक्नोलॉजी को एक विशेष स्थान दिया गया जो पहले नहीं था। हमारा ये मानना और देश भर में ये मानना है कि आने वाले समय में जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, जो अगला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहेगा दुनिया भर में, वो बायोटेक्नोलॉजी आधारित रहेगा। जिस प्रकार से कि 1990 के दशक में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन IT ड्रिवन था, बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी, यानी वेस्ट टू वेल्थ, क्योंकि जब सब और सरमाए सैचुरेट हो जाएंगे तो ये विडंबना ये है कि भारत में इसका अपार ख़जाना था। हमारे पास हिमालय है, हमारे पास समुंदर है, बायोडाइवर्सिटीज़ पहाड़ों पर भी हैं, समुंदर में भी हैं, फिशरीज़ भी हैं, और हमारे पास वेस्ट टू वेल्थ को कन्वर्ट करने की प्रतिभा भी है। 2014 में जब ये सरकार आई है तो हमारी बायो इकॉनमी थी मात्र और मात्र $10 बिलियन। पहले 8 वर्षों में बढ़कर के $80 बिलियन हो गई। 10 वर्ष समाप्त होते होते वो $130 बिलियन हो गई, यानी 10 गुना से अधिक। और अब हमारी अपेक्षा है कि आने वाले 2-3 वर्षों में वो $300 बिलियन तक पहुंच जाएगी।
और यदि 2014 में जो बायो स्टार्टअप की संख्या वो भी 50 थी और पिछले 10 सालों में 9,000 हुई है सर, ये बड़ी उपलब्धि है। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि लोगों में इस तरफ रुझान ही नहीं था। जब कोविड आया तो मोदी जी ने मिशन सुरक्षा लॉन्च किया और वो स्वयं प्रतिदिन समीक्षा करते थे, और उसका नतीजा क्या हुआ कि दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन भारत से निकला है, और वो भी बायोटेक्नोलॉजी विभाग की ही उपलब्धि है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग में उसके ट्रायल हुए, सफल ट्रायल होने के बाद उसको दुनिया की संस्थाओं ने मान्यता दी, और हमने न केवल दुनिया को पहला डीएनए वैक्सीन इजाद करके दिया बल्कि भेंट भी किया। इसी तरह पहला एचपीवी वायरस वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलो वायरस, जिसका ताल्लुक सीधा सीधा सर्वाइकल कैंसर से है जो महिलाओं में पाया जाता है, और भारत में विशेषकर उसका बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, बाकी देशों में भी उसका भी इजाद भारतवर्ष से होता है। और अब एक लंबी कतार लग गई है वैक्सीन्स की, चाहे वो मलेरिया का वैक्सीन है, चाहे टीबी रेजिस्टेंट का वैक्सीन है, चाहे डेंगू का वैक्सीन। भारत उसके सफल ट्रायल कर रहा है। हेल्थ कॉन्शियसनेस के इतना अभाव के कारण आज ये देश प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का लीडर बन गया, और इसका श्रेय भी मोदी जी को ही जाता है। भारत का पहला एंटीबायोटिक, यानी दुनिया को हमने भेंट किया। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, क्योंकि पहला जो एंटीबायोटिक था जिसका जो दुनिया को सन 1948 के लगभग प्राप्त हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज थी वो, तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन आई, चाहे वो स्ट्रेप्टोमाइसिन था, टेट्रासाइक्लिन था, एम्पिसिलिन था, जेंटामाइसिन, जितने भी थे एंटीमाइक्रोबियल्स, अधिकतर वो बाहर उनके ट्रायल होते हैं और फिर ये हिंदुस्तान में उनका उपयोग होता है। जो पूरी तरह हिंदुस्तान में ट्रायल हुआ, हिंदुस्तान में विकसित हुआ, और उसकी मार्केटिंग भी शुरू हो गई, और उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। और नेफिथ्रोमाइसिन को रेजिस्टेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए बहुत प्रभावी माना गया है, ख़ासतौर से जो डायबिटीज़ को लेके मरीज़ों को होते हैं, ये कैंसर वालों को होते हैं जिनका रेजिस्टेंस इम्यूनिटी कम रहता है। इसी तरह इसी वर्ष मोदी जी के तीसरे ही कार्यकाल में सन 2024 में 3.0 गवर्नमेंट में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने पहला दुनिया का शायद जीन थेरेपी का प्रयोग किया है। हीमोफीलिया एक रक्त का एक डिसऑर्डर है जिसमें कि अगर चोट लग जाए तो खून बहने लगता है, वो रुकता नहीं है। उसमें फैक्टर 8 एक क्लॉटिंग फैक्टर है, उसका अभाव रहता है। उसको जेनेटिक माध्यम से उसको विकसित किया फैक्टर 8 को, और इस ब्लीडिंग डिसऑर्डर की रोकथाम करने के ट्रायल भी उनके सफल रहे हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने इसके ट्रायल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज विलोर से किए, और ये इसलिए संभव हुआ कि मोदी जी के सहयोग और उनके प्रोत्साहन से हमारे यहाँ 14 इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। हमने उनका समन्वय किया, साइलो से हट करके एक इंटेग्रेटेड फैशन से काम करने का स्वभाव और कल्चर और संस्कृति विकसित की, और सभी इंस्टीट्यूट्स को एक साथ ला करके बायोब्रिक नाम का एक संस्था बनाई, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, ताकि वो एक तरह से कोऑर्डिनेशन में काम कर सकें। मोदी जी के ही तीसरे कार्यकाल में, मतलब मोदी 3.0 और 2024 में, हम शायद उन गिने चुने देशों में हैं, या शायद पहले कुछ एक देशों में होंगे 2-4, जिनकी एक अपनी अलग से बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, इंडिपेंडेंट बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, जिसकी चर्चा दुनिया भर में की जा रही है कि भाई भारत निकल के आ गया ये लेके, और उसका नाम बड़े सोच करके रखा गया बायो E3, यानी बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में बायो इकोनॉमी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है भारत की अर्थव्यवस्था की रचना में, तो वो सोच लेकर के जिसमें बायो फाउंड्रीज पर बल दिया जाएगा, बायो मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया जाएगा। हमारे बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने नॉन ह्यूमन मिल्क बनाने शुरू किए हैं, वो उनके लिए रोज़गार का भी साधन है। एक हमारा स्टार्टअप है, वो तो अब एक्सपोर्ट भी कर रहा है। जीन रिपोजिटरीज, यानी जीन का एक तरह का मान लीजिए एक बैंक, जैसे ब्लड बैंक होता है, जीन बैंक, यानी किसी को किसी प्रकार के जीन का अभाव है, उसको देना है, उसको थेरेपी, वो भी बनाने का कार्य भारतवर्ष ने शुरू किया गया। और इस तरह से हम जहाँ एक तरफ बायोटेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़े हैं, वहाँ पर इसी बायोटेक्नोलॉजी को हमने एक इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया। जैसे कि अर्थ साइंसेज के विभाग में डीप सी मिशन शुरू किया गया है,
जिसका ऐलान प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया था अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में। तो जब हम खोजेंगे समुद्र के अंदर की दुनिया को, तो वहाँ मेटल्स भी होंगे, मिनरल्स होंगे, बायोडाइवर्सिटी होगी, फिशरीज होंगी, उनका कैसे इस्तेमाल होगा वो भी होगा। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी ने अंतरिक्ष के साथ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अब वो समय आ गया है जब बहुत जल्द भारतीय मूल का व्यक्ति अंतरिक्ष में होगा। बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो हमारी मान्यता है उसके अनुसार सन 2040 तक एक भारत मूल का व्यक्ति चांद की धरती पर पैर रखेगा। तो जब आप किसी रॉकेट में सवार हैं, स्पेस रॉकेट में सवार, स्पेस क्राफ्ट में सवार हैं, तो आपकी जिस्म का व्यवहार क्या रहता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या तकाज़े हैं, उनको कैसे पूरा करना है, तो उसको स्टडी करने के लिए आजकल एक नया शोबा शुरू हुआ है जिसको कहते हैं स्पेस बायोलॉजी। तो उसके हेतु हमने बायोटेक्नोलॉजी विभाग का स्पेस डिपार्टमेंट के साथ एक MOU भी करवाया। और एक और जो इसी साल की उपलब्धि है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसका नाम अनुसंधान रखा गया। घोषणा और कैबिनेट ऑर्डर इसका सरकार बनने से पहले हुआ था, जो तीसरी कार्यकाल, लेकिन तीसरे कार्यकाल में इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया निर्धारित किया गया और 60-70% इसकी फंडिंग बाहर के साधनों से होगी। और ये भी उस सारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को एड्रेस किया, जिससे पूरी दुनिया जूझ रही थी, और कॉप समिट के दौरान भी उसको बहुत लीड तरीके से उठाया। और भारत में अगर G20 और P20 की बात करें तो इस मुद्दे को उठाया, और आज देश के अग्रणी, दुनिया के अग्रणी देशों में क्लाइमेट चेंज को लेकर काम कर रहा है। इस पहल को आप कैसे देख रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये कि ये मोदी जी की तरफ से कॉप की बैठक में कहा गया कि नेट ज़ीरो हमारा टारगेट 2070 है। यानी ऐसा देश जिससे ये तवक्को नहीं की जाती थी, जिससे ये अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वो इस तरह के विषयों में बहुत ज़्यादा व्यू रखता है, ओपिनियन रखता है, ये समझ रखता है, वो आज विषय दूसरों के लिए टारगेट रख रहा है। और चाहे वो क्लाइमेट है, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन भी हमारी एक नेशनल रिसर्च लेबॉरेटरी है पुणे में, उसने हाइड्रोजन बस आज से 2 साल पहले बना करके रखी है। लिथियम बैटरीज को कैसे हमने इस्तेमाल में करना, रिसाइकलिंग, हम कुक्ड ऑयल की रिसाइकलिंग कर रहे हैं, प्लास्टिक इत्यादि के तो कर ही रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि जितने भी विभाग, और इसको केवल सीमित रखा गया साइंस विभागों के साथ नहीं, मैं तो कहूँगा होल ऑफ साइंस प्लस होल ऑफ गवर्नमेंट प्लस होल ऑफ नेशन, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है बिल्कुल हमारे हर प्रोजेक्ट। और हमारी एक बड़ी उम्दा हमारी सक्सेस स्टोरी है जिसको कहते हैं बायरैक भी एक इंटरफेस है जो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी साधनों के बीच में समन्वय बनाती है। समुद्र मिशन जो है सरकार की अहम उपलब्धियां, इस क्षेत्र में लगातार भारत सरकार काम कर रही है और आपके मंत्रालय ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की है। इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, आपने ठीक कहा, जो डीप सी मिशन है, अब देखिए वही समुंदर, वही समुद्री तट, वही देश। कभी ना कभी इतिहासकार सवाल करेंगे कि अभी तक किसी की नज़र क्यों ना गई। और यही फ़र्क है, यही अंतर आया 2014 में मोदी जी के आने के बाद। मोदी जी ने एक बार नहीं बल्कि 2 मरतबा लाल किले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में डीप सी मिशन का जिक्र किया। सन 2022 में भी किया, सन 2023 में भी किया। डीप सी मिशन है ये, जब अंदर से हमारी ख़जाने खोजेगा तो ये हमारी वैल्यू एडिशन होगी। और उसमें भी हमारा ये टारगेट है कि अगले साल के अंत तक या फिर उससे अगले के पहले कुछ हिस्से में हमारे 1 या 2 व्यक्ति जो मैक्सिमम डेप्थ है सी की, वो 6000 मीटर, वहाँ तक जाएंगे। तो और ये सारा आपस में सप्लीमेंट होगा। और इसमें जितने प्राइवेट अदारे हैं, चाहे वो टाटा इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो IITs हैं, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु है, वो सबका किसी न किसी तरह का योगदान रहने वाला है। इस सरकार ने देखिए स्पेस के स्टार्टअप्स को 1000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देंगे, वैनिटी फंड देंगे। और जब सरकार चुन करके आई तो वो दिया भी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज भारत जो दुनिया भर की जो चुनौतियां हैं, न सिर्फ उसको सामना कर रहा है बल्कि आज लीड करने की क्षमता में भी पहुंच गया है। सर, 25 और आगे के फ्यूचर में
इस क्षेत्र को आप किस तरह से देख रहे हैं सर? दूसरे देशों की तुलना में हमें कुछ एडवांटेजेस हैं। एक तो ये कि वी आर अमंग द फर्स्ट इनिशिएटर्स। जैसे मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसी अभी दूसरे देशों ने भी सोचा नहीं, हमने रोल आउट कर दी, हमने इस पर काम भी शुरू कर दिया मिशन मोड पर। और दूसरा ये भी कि हमारे पास इसका बहुत बड़ा रिसोर्स है, हिमालय भी है, समुद्र तट भी है, और ये सारे बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा जो कुदरती रिसोर्स जो हमें उपलब्ध है, उसके साथ अगर जोड़ दिया जाए जो सरकार की तरफ से पहल की गई है, तो मुझे लगता है कि हम अगले बाकी देशों की तुलना में एक कदम आगे रहेंगे, उनको बल्कि बहुत सारी बातों में अपनी सीख दे सकेंगे, जैसे कि आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में दे रहे हैं। और बहुत से जो आसपास के देश हैं, उनकी टोलियाँ, उनकी टीम्स यहाँ इसलिए भी आती हैं कि वो आकर के अध्ययन कर सकेंगे कैसे क्या सफल प्रयोग हो रहा है। हमारे डीएसटी के क्षेत्र में लगभग ह्यूमन इंटरफेस को समाप्त कर दिया गया ताकि पारदर्शिता आ सके, ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। अभी हाल ही दिनों में जो स्वामित्व प्रोग्राम की घोषणा हुई थी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्वर्गवास के परिणाम स्वरूप वो फंक्शन डेफर हो गया। तो उसमें भी आप देखेंगे कि इसी दिशा में बढ़ने का आगे एक प्रयास किया जा रहा है। तो इस स्वामित्व में एक बहुत ही अद्भुत एक व्यवस्था है, जहाँ कोई भी नागरिक अपनी ज़मीन, अपने फार्म, अपनी खेत की निशानदेही स्वयं कर लेगा ड्रोन और स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और उसे किसी रेवेन्यू अफसर या किसी पटवारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नागरिक को यदि स्वयं अपनी किस्मत का मालिक बनाना है, तो उसको टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सिखाना भी है और उसको करने की सुविधा भी प्रदान करनी। वो काम इस सरकार में 10 वर्षों में हुआ है। आपके ओवरऑल अगर मंत्रालय की बात करूं तो बीते इस 2024 के पूरे साल में जो उपलब्धियां हैं वो किस तरह की हैं, और आने वाले समय में अपने मंत्रालय के विकास को आप कैसे देख रहे हैं? अगर आप टेक्नोलॉजी को लेकर ही की बात करें, चूँकि प्रशासनिक और कार्मिक विभाग भी मेरे साथ जुड़ा है, उसमें भी इसका उपयोग किया गया। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सन 2019 के आते आते या उससे पहले ही, मोदी जी के पहले कार्यकाल में ही हमारा लगभग 80% कामकाज ऑनलाइन हो चुका था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब कोविड यकदम आया तो हमारे कामकाज में कोई बाधा ना पड़ी। अब कोविड का तो किसी को पता नहीं था, मोदी जी को भी नहीं था मालूम कि कोविड आने वाला है, लेकिन चूंकि मोदी जी ने देश को उस राह पर डाल दिया था जो दूरअंदेशी की राह थी, फ्यूचरिस्टिक थी, इसलिए हम पहले से ही उसके लिए तैयार थे और हमें कोविड का कोई कामकाज पर असर नहीं पड़ा। 2020 के जून के मास में जो आरटीआई डिस्पोजल रेट था, वो पिछले साल यानी 2019 के जून के मास के तुलना में अधिक था। हालांकि वो कोविड काल भी था, लॉकआउट भी था, यानी कोविड काल में ज़्यादा हो गया क्योंकि वो भी ऑनलाइन चल रहा था। इसी तरह पारदर्शिता लाने में भी कही, जो स्वामित्व मैंने कार्यक्रम बताया आपको, तो ये पारदर्शिता लाता है। इसी तरह पेंशन के क्षेत्र में वो ज़माना जाता रहा, 6-6 महीने लग जाते हैं पेंशन के कागज तैयार करने में, अब तो वो रेडीमेड रहते हैं आपके। तो हर क्षेत्र में, प्रशासन में भी टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया गया है। मुझे लगता है संक्षेप में अंत में मैं ये कहूँगा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक ऐसे स्थान पर खड़ा है कि वो ज़माना जाता रहा जब हम दूसरे देशों को देख करके उनकी सीख लेके आगे बढ़ते थे। एक बड़ा साधारण सा उदाहरण मैं अक्सर बताता हूँ कि जैसे टेलीविज़न है, और जो कि हम इस समय टेलीविज़न के इस साक्षात्कार में बैठे हुए हैं। टेलीविज़न अमेरिका में 1950 में था, और जो कैनेडी इलेक्शन जीते थे रिचर्ड निक्सन से, तो बड़ा मशहूर वाक़या था कि वो टीवी डिबेट में उनको बड़ी महारत थी, बड़े अच्छे वक्ता थे और बहुत काबिल भी थे और नौजवान थे, तो उसमें उन्होंने मात दी थी। यानी हमें तो उस समय समझ नहीं आता था कि टेलीविज़न क्या है और डिबेट क्या होती है। हमारे यहाँ तो आपको याद है दूरदर्शन को ही श्रेय जाता है, पहला चित्रहार आपने दिखाया हमें कहीं 1970 में जा करके। लेकिन आज वो नहीं है। आज हम क्वांटम टेक्नोलॉजी में, वो भी इसी साल की उपलब्धि है। इस साल के आरंभ में 2024 में हमने मिशन क्वांटम टेक्नोलॉजी प्रारंभ किया, और हम चंद एक देशों में हैं जो क्वांटम टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। उसके माध्यम से हमारी सिक्योरिटी को लाभ होगा। इनक्रिप्टेड जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो आप व्हाट्सएप करते हैं, वो कई गुना और ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल हो जाएंगी। हमारे हेल्थ केयर में, कैंसर ट्रीटमेंट्स में, हमारे दूसरे अन्य क्षेत्रों में, कम्युनिकेशन में क्वांटम का इस्तेमाल होगा। तो ये सब चीज़ें आज हम उस स्थिति में हैं। और इसी साल एक और वाक़या हुआ कि जब प्रधानमंत्री जी वाशिंगटन डीसी गए,
तो वहाँ के राष्ट्रपति के साथ जब उनका चल रहा था, उनके अलग अलग सेशन चल रहे थे, बायलैटरल चल रहे थे, मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ से प्रस्ताव आया कि भारतीय मूल के कुछ लोगों को भेजा जाए उनके इंटरनेशनल सर्विस स्पेस स्टेशन पे। तो आज भारत उस स्थिति में है कि हम ना केवल दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, बल्कि कुछ एक पहलुओं में हम उनसे एक कदम आगे हैं और दूसरे देश हमें देखते हैं कि साहब ये क्या कर रहे हैं। अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जिसका हमने अभी जिक्र किया, हमारे देश में इतनी अधिक रिसाइकलिंग हो रही है, वेस्ट टू वेल्थ, कि दूसरे देश हमसे सीखना चाह रहे हैं। तो आज भारत किसी से लीड नहीं ले रहा, बल्कि भारत दूसरों को लीड देने की स्थिति में है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट रहा है सन 2024 का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से लगातार 2014 से मोदी सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही है, इस दौर में देश ने कई आमूल परिवर्तन करते हुए कई उपलब्धियां हासिल की हैं।